भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारे साथ विश्वासघात किया, खासकर जम्मू के लोगों के साथ, हिंदू हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, क्या हिंदू मुसलमान? जब टोल प्लाजा पे आप खड़े होते हैं तो वहां वो धर्म पूछते हैं कि आप हिंदू हैं तो टोल नहीं देंगे, मुसलमान है तो टोल दें। ऐसा नहीं है। ये पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट की हैं वो सबको इक्वली इफेक्ट कर रही हैं। ये हालत है, गधे हम लोग हैं, गीदड़ वो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो इन लीडरों के पीछे चलते हैं, और ये सब शेर हैं। ये बार बार अपने पॉलिटिकल वर्कर्स के थ्रू हमें जो है अपने पास बुलाते हैं। एक बार काटा, दो बार काटा, तीसरी बार कत्ल कर दिया, 370 भी तोड़ दिया, 35A भी तोड़ दिया, स्टेटहुड को भी खत्म कर दिया, और आज ये देख रहे हैं कि हमारे दिमागों में क्या है। इसलिए अरफाज भाई दिल में आवाम को आप गधे का संज्ञा दे रहे हैं? नहीं, आवाम को हम गधे का संज्ञा नहीं दे रहे, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक सीख है, इस स्टोरी में एक सबक है कि हमें गधा नहीं बनना है। आप जैसे लोग भी तो हैं, क्यों नहीं अवेयर करते हैं लोगों को? भाईजान, अगर हम अवेयर करने के लिए निकले, मैंने आपको यही चीज बताई कि वो लड़ा रहे कैसे हैं। लड़ाने की दुकानें ज्यादा हैं, जोड़ने की दुकानें कम हैं। जहां तक अवेयर करने का हमारा तरीका है, हम लोगों ने यूथ इंटीग्रेशन कैंप्स मुनक्किद किए, हमने लीडरशिप प्रोग्राम्स मुनक्किद किए, और हम इंशाल्लाह एक दिन में इनकलाब नहीं आता। जैसे मैंने आपको बताया, RSS को 100 साल लग गए इस जम्मू कश्मीर में और इस हिंदुस्तान में हुकूमत बनाने में। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सईद ज़ीशान जी, जो कि चेयरमैन हैं हक इंसाफ काउंसिल के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ज़ीशान भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये हक इंसाफ काउंसिल क्या है, क्या काम करती है? जी भाईजान, सन 2013-14 में जब हम जम्मू यूनिवर्सिटी में गालिबन स्टूडेंट थे, और उस वक्त हमें एक ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि एक पॉलिटिकल वैक्यूम था पूरी रियासत में, और हम लोग स्टूडेंट थे, और किसी भी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या किसी भी जिसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, उसको कहीं पे भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता था। लीडरों के बच्चे ही लीडर बनते थे, और नौजवानों की जो बड़ी तादाद थी वो लीडरशिप क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी प्लेटफॉर्म से जो थी वो उनके पास प्लेटफॉर्म कोई मौजूद नहीं था जिस पे वो रह के अपनी बात कर सकें। उस वक्त कुछ लाइक माइंडेड दोस्त मिले, हमने ये प्लेटफॉर्म हक इंसाफ काउंसिल बनाया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो नए चेहरे थे, जिनको जो बिल्कुल पॉलिटिक्स से अछूत थे, जो कहते थे कि पॉलिटिक्स में हमें जाना नहीं है, और मतलब इंटेलिजेंट थे, और जो लोगों के लिए काम कर सकते थे, लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर सकते थे, और सबसे बड़ा जो एक कम्युनिकेशन गैप रहता है एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम के बीच में, उस गैप को ब्रिज करने के लिए हमने हक इंसाफ काउंसिल की फॉर्मेशन जो थी गालिबन 2013-14 में की। उसके बाद आज तक हमें अरफाज भाई 7 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 7 साल से हम लोगों ने 30-40 ऐसी वॉइसेस जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिएट करने की कोशिश की है, जो आज कहीं ना कहीं आप किसी का भी इंटरव्यू जब करते हैं तो हमें भी फख्र होता है कि आज हमारे जो साथी हैं वो सब जब डिस्कस करते हैं इश्यूज़ को, ये हमारा एक अचीवमेंट भी हमें लगता है कि हमने ऐसी वॉइसेस क्रिएट की जिनका कोई बाप मंत्री संतरी नहीं है, जिनका बाप किसी का कोई हवलदार है, किसी का कोई मास्टर है, किसी का कोई पटवारी है, किसी का कोई मतलब लोअर मिडिल क्लास लोग जो आज तक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से महरूम थे, उनको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देने की कोशिश किया। भाई, तो ये हक इंसाफ काउंसिल जो है ये है क्या? पॉलिटिकल पार्टी है, NGO है, संस्था है, क्या है? हक इंसाफ काउंसिल एक प्रेशर ग्रुप है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि 2011 में आपको गालिबन याद होगा, एक मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। वी वर पार्ट ऑफ इट। मेरे साथ जो फाउंडर मेंबर्स थे हक इंसाफ काउंसिल के, हम तमाम लोगों की मुलाकात जो पॉलिटिकल इशू पे हुई कि हमने कैसे जुड़ना है, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जब अन्ना हजारे का मोमेंट चल रहा था, हम जनूनी लोग थे, जज्बाती लोग थे, यहाँ से चालू डब्बे की टिकटें लेके, क्योंकि स्टूडेंट थे तो हम यहाँ से दिल्ली चले जाते थे। वहाँ पे जब हम देखते थे यार कि अगर ये लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, एजिटेट कर सकते हैं, तो वाई कांट वी पीपल डू दिस। और उसके बाद हमने जब आम आदमी पार्टी की फॉर्मेशन हुई, एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम हमने उसकी फॉर्मेशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, और उसके बाद हम लोगों ने जो है काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ काम करने की जो है कोशिश की, लेकिन हमें एट द एंड ऑफ द डे लगा कि दिल्ली में रह के हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, हमारा मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल हमसे है। तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हमें जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहिए। जब हम जम्मू में यहाँ पे आए और यहाँ यूनिवर्सिटी में हमने देखा कोई गुज्जर कह रहा है, कोई पहाड़ी कह रहा है, कोई कश्मीरी कह रहा है, कोई हिंदू कह रहा है, सब ने अपने अपने धर्मों की दुकानें खोलकर जो है तोड़ने की दुकानें खोल के रखी थी। तो हमने उस वक्त ये फैसला किया कि जहाँ पे सब दुकानें तोड़ने की हैं, हमें एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम एक जोड़ने की दुकान खोलें। और हक इंसाफ काउंसिल अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से जोड़ने की दुकान बन के सामने आई है। जितने भी नौजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस वक्त कम्युनल वायलेंस से जो है दूर हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑब्स्टेकल्स पे बात करें। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर 2 नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, PDP का और BJP का हो सकता है, तो क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे नौजवान काम नहीं कर सकते? एक गांव के, एक मोहल्ले के, एक शहर के, एक रियासत के, जो आज यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दी गई है। तो मतलब टू स्पीक ऑब्स्टेकल्स
और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक प्लेटफॉर्म पे आके कॉमन इश्यूज पे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम किया जाए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एवरी इशू ऑफ द सोसाइटी इज द इशू ऑफ यूथ। हर जो फितना है सोसाइटी का, उसका नुकसान जो है नौजवान को है, और हर जो प्रॉब्लम है सोसाइटी की उसको सबसे ज्यादा नौजवान फेस करता है। इसलिए नौजवानों को इंटीग्रेट करके और उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमने ये सारा बीड़ा उठाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। करप्शन की बात की है आपने। जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है कहीं ना कहीं पीक पे चल रही है, तो करप्शन के खिलाफ आपने क्या लड़ाई लड़ी? जी अरफाज भाई, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो आपने J&K बैंक का स्कैम देखा, मुझे आज भी गालिबन याद है 5 मार्च 2017 में गालिबन मेरे पास कुछ नौजवान जो थे जिनने बीई और पीओ का एग्जाम जो था JK बैंक में दिया था, वो मेरे पास जम्मू यूनिवर्सिटी में आए, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि 2 साल हो गए, हमारा अभी तक कोई रिजल्ट जो है वो नहीं निकला और हमारा फ्यूचर जो है वो अंधकार में, अंधेरे में है। तो उस वक्त उनको लीड करते हुए मैंने यहाँ पे पवन कोतवाल तब डिविजनल कमिश्नर जम्मू थे, उनसे बात की और उन्होंने कहा ये हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है, हम लोग जो है JK बैंक के अंदर कोई अथॉरिटी नहीं है, JK बैंक ऑटोनॉमस है। मैंने कहा सर हम आपको इसलिए नहीं कह रहे कि ऑटोनॉमस है तो आप उनसे बात करें, हम इसलिए कह रहे हैं कल अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई जिम्मेवारी है वो आपकी है, आप डिविजनल कमिश्नर हैं, तो लिहाजा आप एक लेटर शूट करें JK बैंक को, अथॉरिटीज को, कि फौरी तौर पर जो है इस लिस्ट को रिलीज करें, अदरवाइज नौजवान जो है वो हमारे लिए मुसीबत खड़े करेंगे, वो बैंक के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। उसके बाद हम जो मीटिंग चल रही थी, एक बोर्ड मीटिंग JK बैंक की, बिल्कुल उसके साथ में ही वहां पर जाके हमने दावा बोला, और वहां पर जो वहां के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स थे, वाइस प्रेसिडेंट थे बैंक के, उनके नोटिस में हमने ये बात लाई। और उसके बाद गालिबन 6-7 मार्च को, 7 मार्च या 8 मार्च को, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, हमने हसीब दराबू साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त के, उनसे जो है यहां पे बातचीत की, और उसके बाद सबसे पहले JK बैंक के खिलाफ कंप्लेंट जो गवर्नर साहब, उसको NN वोरा साहब थे, उनके साथ मैंने रेज की थी, और उस वक्त हमने JK बैंक का जो था उसको एक्सपोज करने का काम किया, और फौरी उन्हीं 2-3 दिन में जो है वो लिस्ट आउट हो गई। लेकिन उसमें भी क्या मामला था? उसमें मामला ये था, जो पोस्ट निकली थी वो निकली थी बीई की, और जो उनने अपॉइंट किए वो किए पीओ, मींस के एक आपने नौकरियां निकाली गस्टेड ऑफिसर पोस्ट की या पीओ रैंक की, और आप अपॉइंट क्या कर रहे हैं? बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, जो बहुत अनफॉर्चुनेट था। फिर जब ये बात हुई, मैं उस वक्त अंकुर शर्मा साहब के साथ जो था, मैं उस वक्त या उनके चैम्बर में था, उस वक्त तमाम लड़के जो थे वो हमारे पास वहां आए, और वहां से चिट्ठियां ड्राफ्ट कर करके जो है चैम्बर से, क्योंकि उस वक्त चैम्बर अंकुर शर्मा जी का था, तो उस चैम्बर से चिट्ठियां ड्राफ्ट कर करके आपने देखा कि हमने किस तरह से अपोज, एक्सपोज और डिपोज किया जम्मू कश्मीर बैंक के पूरे सिस्टम को। और उसके अलावा ट्राइबल सब प्लान में बहुत सी मेरी अभी भी जो है एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट्स जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लाल सिंह ने जिस तरह से फेक डिग्रीज पे लोगों को प्रमोट किया था, ये चीजें कहने की नहीं है मीडिया में, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों को ये चाहिए अरफाज भाई कि हम लोग काम करें। यहाँ पे बेसिकली शोर शराबा बहुत किया जाता है और काम बहुत कम किया जाता है। हम लोग प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारी कोई इतनी एज नहीं है कि हमें कोई सियासत हाथ से निकल जाएगी या कल हमारा सियासत में कुछ बनेगा नहीं, तो हम बेलोस होकर काम कर रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा फेम में इन चीज़ों को लाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपने देखा जब आसिफा रेप एंड मर्डर केस हुआ, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन एट रसाना ऑन 20th January in 2018 और 17 आई बिलीव दैट आई टोल्ड इन द प्रेस मीट दैट यहाँ पे सीबीआई प्रोब की जरूरत नहीं, या सिटिंग हाई कोर्ट जज की क़यादत में एक जो है कमेटी तश्कील दी जाए जो इसकी पूरी प्रोब की प्रोब कंडक्ट करे। और उसके बाद आपने देखा जब वहां पे हम लोग गए, तालिब भाई वहां पे पहले से प्रोटेस्ट कर चुके थे, अरेस्ट हो चुके थे, और उसके बाद जब हमने वहां पर जाके बात की और अपने लेवल पे जहां पे भी हमारे जहां तक हमारी पहुंच थी, हमने हर जगह पे प्रोटेस्ट किया। जो एसआईटी थी उसको पहले कंस्टिट्यूट करवाई, बाद में जब एसआईटी में गबला निकला तो उसको जो है खत्म करवाया। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से केस जो था वो क्राइम ब्रांच को शिफ्ट हुआ झाला साहब के पास, जो उनके सुपरविजन में टीम काम कर रही थी, और किस तरह से आसिफा रेप एंड मर्डर केस खुल के सामने आया। मैं मुबारकबाद तो उन लोगों को भी दूंगा जो इसके लिए लड़े, लेकिन हमने कभी अपना ये मतलब ढोल बजाने की बात नहीं थी, क्योंकि ये शर्मसार करने वाली हरकत थी कि एक बच्ची की इज्जत जरी हुई थी और उसका कत्ल हुआ था, हम उस पर सियासत करते। तो लाशों पे सियासत करने के लिए हमने हक इंसाफ काउंसिल कभी नहीं बनाई थी। हम लोग सिर्फ ये चाहते थे कि मजलूम को, महकूम को उसका हक मिले। उसके अलावा हमारा कोई भी मकसद मतलब पॉलिटिकली बहुत बड़ा कोई ब्लंडर करना या पॉलिटिकली कोई बहुत बड़ी अपना वो कोई नाम बनाना वो नहीं था, क्योंकि नाम, इज्जत, जिल्लत
अल्लाह के हाथ में है। कुरान में वाज़ा इरशाद है, व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। इज़्ज़त ज़िल्लत जब अल्लाह ने देनी है तो हमें काम करने से गर्ज होनी चाहिए, बाकी फैसले नीयतों के अल्लाह करता है और इंशाल्लाह वही सबको रिवॉर्ड करता है। 4G पे आवाज़ उठाई आपने। 4G मतलब 4G को लेके भी जो आम जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, 4G के पैसे लेके 2G दिया जा रहा है। जी अरफाज भाई, इसमें मैं आपको 4G की, जहाँ तक आपने बात की, बड़े अफसोस की बात है कि हम 4G की बात तो करते हैं लेकिन कभी भी जम्मू कश्मीर की आवाम किसी भी मुद्दे पे इकट्ठा नहीं हुई। ये हमें एक रंज है अपने दिल में। इकट्ठा ना होने की वजह से ये तमाम मुश्किलात का हमें आज भी सामना है। आपने देखा होगा आज पंजाब के किसान जो हैं इस वक्त दिल्ली में प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, लेकिन इस वक्त उनका धर्म हिंदू, उनका धर्म मुसलमान, उनका धर्म सिख, उनका धर्म ईसाई नहीं है। इस वक्त एक पंजाब और एक पंजाबी है। महाराष्ट्र में इसी तरह एक मोमेंट चला था जिसमें उनने कहा था बाहरी लोगों को हम बाहर निकालेंगे, अगर आपको याद हो। उस वक्त कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं था, एक महाराष्ट्र एक मराठी था। गुजरात में, जिसको ये गुजरात मॉडल कह रहे हैं, गुजरात में एक बनिया कम्युनिटी है जो सारों सबको ग्रैब करके बैठी हुई है, सारी अपॉर्चुनिटीज को। एक गुजरात एक गुजराती, लेकिन कभी भी एक जम्मू कश्मीर यहां के लोगों को नहीं होने दिया, जिसकी वजह से ये तमाम मुश्किलात के बीच में हम दसते जा रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुई। 4G के लिए जहां तक आपने बात की कि किसका प्रेरोगेटिव था, जिस गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को हमारी 200 साल पुरानी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया, क्या उसके बाद भी हमारा ज़मीर इस चीज की इजाजत देता कि हम उनसे 4G मांगते? अगर हम उनसे 4G मांग रहे हैं तो हम रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड क्यों नहीं मांग रहे? आज तो फारूक साहब, आज तो महबूबा मुफ्ती साहिबा, आज जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बातें तो कर रहे हैं लेकिन 4G मांग रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो 1 साल जेल में रहे और इनको तो वहां से बोलने भी नहीं दिया गया। और उसके बाद जब ये बाहर आए, आपने देखा कि इनने सरपंची के इलेक्शन जो थे वो बाइकआउट किए, और उसके बाद जब डीडीसी के इलेक्शन थे, इलेक्शनों में कूद गए। इनका मकसद कुर्सी था या अपने मसाइल हल करवाना था? अगर मसाइल हल करवाना था तो एक कमिटमेंट, एक कन्विक्शन की जरूरत होती है। उसमें हर वक्त जरूरी नहीं है आपके हाथ में इख्तिदार हो। सलाखों के पीछे जाके भी जो है लोगों ने अपने देश की, अपने वतन की हिफाजत की है। आज आप भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, अशफाकुल्ला खान को और जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, लाला लाजपत राय को क्या कहेंगे? वो जेलों में रहे, उनने मारें खाई, और लेकिन उनने कभी झुके नहीं किसी के सामने। आज अगर एक एरोगेंट गवर्नमेंट हमारी इंडिया में आ गई है, दैट नेवर मींस दैट डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव इन द टेरिटरी ऑफ इंडियन टेरिटरी और टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट्स अ फैक्ट दैट वी द पीपल आर सुप्रीम इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। और इंशाल्लाह आप यकीन माने 4G भी आएगा, स्टेटहुड भी रिस्टोर होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन भी इन केसों पे समाप्त होना शुरू होगी, आप 370 भी वापस लाएंगे, आप 35A भी वापस लाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट जिस तरह से इस वक्त आप देख रहे हैं कि क्या क्या प्रोपेगेंडा कर रही है, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसलिए दिल ही नहीं करता 4G मांगने का। हमारे जमीर मार चुके हैं, 4G को क्या करेंगे? पहले हमें अपने दिल के टावर जलाने पड़ेंगे। जब हमारे दिल के टावर जल गए और हमें लगा कि हमारे साथ कहां कहां किस किस लेवल पे परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या क्या दुश्वारियां हमारे लिए गवर्नमेंट पेश कर रही है, उसके बाद 11,000 कनाल रजिस्ट्रीज एक्सपंज हो गई। कितने लोगों के इंटरव्यूज हुए कि 11,000 कनाल की रजिस्ट्रीज जम्मू में एक्सपंज की गई? कितने लोगों के इंटरव्यूज हुए? कितनी मीडिया ने हमें सपोर्ट किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ड्राइव एक पर्टिकुलर तबके के खिलाफ है। आपने देखा किस तरह से आज की डेट में दमन की राजनीति जो है जम्मू कश्मीर में चल रही है। अगर हम बोलेंगे तो फिर शायद हम भी आपके साथ बात करने के लिए बैठ भी नहीं सकेंगे। अपना विचार रखना तो दूर की बात। जहां पे हम ये समझते थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जब वो चीफ मिनिस्टर तब भी कहा और बाद में भी वो कहती रही कि जनाब हमें लगता है कि मोदी साहब कुछ इसका हल निकालेंगे, ये तो नासूर बन गया हमारे लिए। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारे साथ विश्वासघात किया, खासकर जम्मू के लोगों के साथ, हिंदू हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। क्या हिंदू मुसलमान? जब टोल प्लाजा पे आप खड़े होते हैं तो वहां वो धर्म पूछते हैं कि आप हिंदू हैं तो टोल नहीं देंगे, मुसलमान है तो टोल दें। ऐसा नहीं है। ये पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट की हैं वो सबको इक्वली इफेक्ट कर रही हैं। और जब तक लोग दिमाग खोल के इस पर जो है इकट्ठे नहीं होंगे, मुद्दों पर इकट्ठे नहीं होंगे और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, तो हम अभी बहुत कम हमें मार पड़ी है, अभी और मार पड़ने वाली है खुदा की। क्योंकि जैसा हाकिम होता है वैसी आवाम होती है, जैसी आवाम होती है वैसा हाकिम होता है। जब तक आवाम जो है वो सीधी नहीं होगी, हाकिम हम पे इससे भी जालिम हाकिम आएंगे। मतलब आपने जिस तरह से बोला कि जिन्होंने तोड़ा उनसे क्या मांगना है, तो मांगे किससे? सुप्रीम कोर्ट से? बिल्कुल अरफाज भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, जमहूरियत जमहूर की मंशा का नाम है। मैं बारहा हर बयान में अपने आजकल कोशिश कर रहा हूं ये कहने की
जमहूरियत जमहूर की मंशा का नाम है, ना अरफाज डैंग की शक्ल का नाम जमहूरियत है, ना ज़ीशान की शक्ल का नाम जमहूरियत है। अवाम क्या चाहती है, ये जमहूरियत है। अडानी अंबानी क्या चाहते हैं, नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं, आरएसएस क्या चाहती है, जमाते इस्लामी क्या चाहती है, यह जमहूरियत नहीं है। ना हम अखंड भारत को सपोर्ट करें, ना हम गजवाए हिंद को सपोर्ट करें, हम जमहूरियत को सपोर्ट करें, आईने हिंद को सपोर्ट करें, आईने हिंद में जो गारंटीज हमें दी गई हैं उनको सपोर्ट करें। 370 कोई पाकिस्तान के आइन में तो नहीं था। अगर वो पाकिस्तान के आइन में था तो हम इमरान खान को कहते अब हमारा 370 रिस्टोर करो। चाइना के आइन में तो नहीं था। वो किसके आइन में था 370-35 से? वो जैसे भी आया वो एक अलग टॉपिक है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको आप हटा ही नहीं सकते। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको आप हटा ही नहीं सकते। ये तो आप जैसे जैसे अब मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं लॉ का, जैसे जैसे इसमें बात आगे चलती जाएगी आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये अभी तो शुरुआत है, अभी से पांव के छाले ना देखो, अभी यारो सफर की इब्तिदा है। अभी से पांव के छाले नहीं देखने, बहुत लंबी लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है ये लड़ाई नरेंद्र मोदी या हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई दो आइडियोलॉजीज की है। ये गांधीयन इंडिया की और गोडसे इंडिया की आइडियोलॉजी की लड़ाई है। कल आपने कई जगह पे कवरेज की होगी, 30 जनवरी को महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी। गोडसे के समर्थक इस वक्त हुकूमत में हैं, गांधी के समर्थक इस वक्त मजलूम हैं। डंडा अंग्रेजों ने भी चलाया था, उनका जवाब गांधी ने बंदूक से नहीं दिया, अकल से दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से दिया। वैसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप देखेंगे इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बन रही है। अगर आप अपनी आंखें खोल के देखें तो जो ये फार्मर मूवमेंट है, जो एंटी फार्म लॉज के खिलाफ इसको खड़ा कि क्या है, और ये आइडियोलॉजीज की लड़ाई है। मैं बारहा ये कह रहा हूं कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये मसला है आपने गोडसे का हिंदुस्तान बनाना है या गांधी का भारत बनाना है। अगर आपने गांधी का भारत बनाना है वहां पर तमाम मज़ाहिब के लोगों को रहने की इजाजत है। अगर आपने हर इलेक्शन में मतलब बीजेपी सीटें निकालती है, ये क्या कारण है? जब लोगों का उनको सपोर्ट नहीं है, लोग जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से चाहते हैं, तो वो कैसे जी जाते हैं? अरफाज भाई इसमें मैं बहुत वाज़िया तौर पे आपको बात कहूंगा, हम लोग सादे हैं, हम लोगों को अवेयर करो ना लोगों को। अब सुनो ना भाईजान, पीछे इसके एक बैकग्राउंड में एक काम चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई आज खड़ा नहीं हुआ है, वो 1925 से 1926 से बन रहा है। और 100 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इस जम्मू कश्मीर में या इस इंडिया में आई है। ठीक है, अब जो उनके एजेंडाज हैं उनको किसी ना किसी तरह से उनने तो फुलफिल करना है ना। लेकिन इस वक्त अपोजिशन जो है वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। ये नुकसान है। ये नुकसान नहीं है कि बीजेपी क्या कर रही है, उसका क्या कारण है, क्यों नहीं दिख रही है? सर उसका कारण ये है कि इन लोगों ने हमेशा से सिर्फ उन्हीं लोगों को सपोर्ट किया जो राजवाड़े थे। मतलब कि लीडर का बेटा ही लीडर बनाया, सेकंड लाइन लीडरशिप क्रिएट की नहीं। आज जब लीडर का बेटा ही लीडर है तो लीडर के बेटे के पीछे तो अब नौजवान पढ़ा लिखा नहीं है। वो कहता है जनाब हम खुद लीडर बनेंगे, हम इनको किस लिए लीडर मान के चले। मतलब मैं अब इस पे एक कहानी आपको सुनाऊं अगर आपकी इजाजत हो। एक गधा है, वो अपने घर में बैठा है। एक शेर है, वो कई दिनों से बीमार है और भूखा है। उसके पास एक गीदड़ गया। गीदड़ ने कहा शेर साहब आप हमारे राजा हैं, आजकल आप बाजार निकलते नहीं है इस पूरे जंगल में। उसने कहा भाई बात ऐसी है, मैं बीमार हूं, मरने वाला हूं, एक काम मेरा कर दो, गधे को बुला के लाओ और उसको कहो कि शेर कह रहा है कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। गीदड़ राजे के पास गया, गीदड़ गया गधे के पास, गधे को कहा भाई राजा शेर बुला रहा है, कह रहा है मैं बीमार हूं और आपको वो राजा बनाना चाहता है। गधा उठा सीधा शेर के पास। गीदड़ कुछ दूरी पे शेर से खड़ा होता है, गधा आगे चला जाता है। वो उसको कहता है भाई मैं मरने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे को राजा बनाऊं। गधा खुश, गधे के पैर को काट लेता है शेर, लात पे उसकी झपटा मारता है। गधा किसी तरह लातें छुड़वा के भागता है। जब वो भाग जाता है गीदड़ शेर को कहता है मेरे को पहले पता था कि तेरे दिल में कोई बदमाशी है, इसलिए मैं पीछा खड़ा रहा और मैं आगे नहीं आया। कहा नहीं यार, मैं तो उसको बोसा देने के लिए, प्यार करने के लिए आगे जा रहा था, उसको चुम्मी दे रहा था, लेकिन उसने अपनी लात छुड़वाई और वो भागा, जिसकी वजह से उसकी लात में लग गई। कहा उसको दोबारा बुला के ला, इस बार वो अगर दूरी पे भी खड़ा रहेगा तो मैं उसको बना दूंगा। वो फिर गया, फिर गधे को बुलाया कि राजा बना रहा है शेर, आ जा। वो वापस गया। फिर जब उस शेर के पास पहुंचा उसने दूसरी लात को झपटा मारा, फिर किसी तरह से जान छुड़वाई, फिर भागा गधा। फिर गीदड़ ने कहा शेर तेरी नीयत ठीक नहीं है, तेरे फितरत में मांस खाना है, तू नहीं छोड़ेगा। फिर शेर कहता है नहीं यार मैं तो उसको प्यार दे रहा हूं, वो मान नहीं रहा। अब क्या होता है जनाब, वो कहता है कि अब क्या करूं। कहा फिर बुला के ला, लेकिन इस बार उसको कहना कि अकेले आने की जरूरत नहीं है,
आपको सिर्फ ये करना है कि जितने भी जानवर हैं जंगल के वो सब साथ लेके आओ, और ढोल नगाड़ों के साथ उसको साथ लेके आओ कि इस बार जो है राजा डिक्लेयर, गधे को राजा बनाया जाएगा। अब गोश्त खा के उसके जिस्म में तवानाई आ चुकी है शेर के। तीसरी बार जब ये गधा फिर जो है अपने जानवरों के हमरा जो है और गीदड़ की सरबराही में वापस जाके उस शेर के पास पहुंचता है, अब वो दूर खड़ा होता है गधा शेर से, लेकिन तीसरी बार शेर के अंदर इतनी तवानाई आ चुकी है कि अब उसने झपट्टा मार के उसको गर्दन से पकड़ा और कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद गीदड़ ने कहा कि आखिर तूने इसका कत्ल करके ही छोड़ा, अब इसके दिमाग में क्या खुरेद रहा है, शेर से पूछा। तो शेर ने कहा यार मैंने इसको एक बार ये आया बच गया, दूसरी बार ये आया बच गया, मैं देख रहा हूं इसके दिमाग में क्या है कि ये तीसरी बार फिर आया मरने के लिए। ये हालत है, गधे हम लोग हैं, गीदड़ वो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो इन लीडरों के पीछे चलते हैं, और ये सब शेर हैं। ये बार बार अपने पॉलिटिकल वर्कर्स के थ्रू हमें जो है अपने पास बुलाते हैं। एक बार काटा, दो बार काटा, तीसरी बार कत्ल कर दिया, 370 भी तोड़ दिया, 35A भी तोड़ दिया, स्टेटहुड को भी खत्म कर दिया, और आज ये देख रहे हैं कि हमारे दिमागों में क्या है। इसलिए अरफाज भाई दिल में आवाम को आप गधे का संज्ञा दे रहे हैं? नहीं, आवाम को हम गधे का संज्ञा नहीं दे रहे, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक सीख है इस स्टोरी में, एक सबक है कि हमें गधा नहीं बनना है। आप जैसे लोग भी तो हैं, क्यों नहीं अवेयर करते हैं लोगों को? भाईजान अगर हम अवेयर करने के लिए निकलें, मैंने आपको यही चीज बताई कि वो लड़ा रहे कैसे हैं। लड़ाने की दुकानें ज्यादा हैं, जोड़ने की दुकानें कम हैं। जहां तक अवेयर करने का हमारा तरीका है, हम लोगों ने यूथ इंटीग्रेशन कैंप्स मुनक्किद किए, हमने लीडरशिप प्रोग्राम्स मुनक्किद किए, और हम इंशाल्लाह एक दिन में इनकलाब नहीं आता। जैसे मैंने आपको बताया RSS को 100 साल लग गए इस जम्मू कश्मीर में और इस हिंदुस्तान में हुकूमत बनाने में। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप एक वाज़ेह असर जो है, वाज़ेह क्लियरेंस के साथ जो है असर पूरे J&K में देखेंगे। फ्यूचर क्या करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह सर हमारा सबसे पहला जो इसको मिशन है, जैसा मैंने आपको कहा, एक जम्मू कश्मीर एक जम्मू कश्मीरी। सब बातें तब शुरू होती हैं जब तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर कभी इकट्ठे हों। अभी तक इकट्ठा कोई नहीं कर सका। जम्मू में आगे फारूक साहब जम्मू की बात करेंगे, कश्मीर जाके कश्मीर की बात करेंगे, दिल्ली में जाके भारत माता की जय करेंगे। वही हाल बाकी तमाम लीडरों का है। मैं किसका नाम लूं किसका ना लूं, आप डेली इंटरव्यूज करते हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल। उसके बाद जब हम अपने इश्यूज को डिस्कस करें, फिर उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ सईद ज़िशान जी, और चेयरमैन हैं हक इंसाफ काउंसिल के। काफ़ी सारे मुद्दों पे चर्चा हुई और इन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।